गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे अग्नाशय रक्त से स्रावित होने वाले हार्मोन्स ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन। तो इसके आगे हम ये पढ़ते हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में था। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं इसके बारे में पूछा जाता है कि अग्नाशय से स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं। मुख्य रूप से यहाँ दो हार्मोन्स के बारे में जिक्र किया गया है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन। इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज की मात्रा को ये स्थिर रखता है। ग्लूकोज की अधिकता होने पर ये इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत में संचित हो जाता है, और फिर कभी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स जो है उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जस्ट इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है, देखा जाए तो ग्लूकेगान। ठीक, इस तरह से अब भोजन का पाचन शुरू है। तो भोजन का पाचन में दो बातें मुख्य हैं। भोजन का पाचन यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। मुख गुहा के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला भोजन का चबाना, फिर उसको निगलना। ये मुख गुहा के दो कार्य होते हैं। और हमने भोजन में लार के महत्व के बारे में भी बताया था। तो लार ग्रंथियों से लार या सलेवा स्रावित होती हैं, और ये ग्रास नली ये भोजन लार के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होकर के ये ग्रसनी पहुँचता है। ग्रसनी से फिर वो ग्रास नली पहुँचता है, और ग्रास नली से यह श्लेष्मा, जहाँ श्लेष्मा से होता है। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये इसमें क्रमाकुंचन की गति होती रहती है। क्रमाकुंचन की गति से भोज्य पदार्थ आमाशय में सरकता जाता है। इस तरह से सरकते हुए वो आमाशय में पहुंचता है। तो यहाँ देखा जाए, ये तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन या सिलेवरी एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या सिलेवरी एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करती है। तथा लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम एक दूसरा प्रकार का एंजाइम होता है, जो भोजन में कोई जीवाणु वगैरह आ जाते हैं तो उनके संक्रमण को रोकता है, उनको मार देता है। यानी जो देखा जाए, मुख हमारा पाचन जो होता है मुख से शुरू हो जाता है, और मुख में स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है और टाइलिन की उपस्थिति में वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कभी कभी सूखी रोटी को हम खाते हैं तो हमें मीठी लगने लगती है, क्योंकि जब टाइलिन नामक एंजाइम उस पर क्रिया करता है तो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मीठा सा प्रतीत होने लगता है। इसलिए ऐसा होता है। अब आमाशय में निम्न ये प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ग्रीवा कोशिकाएँ, जो श्लेष्मा का या चिपचिपा पदार्थ होता है इसका श्रवण करती हैं। पेप्टिक या मुख्य कोशिका ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। भित्तीय ऑक्जेंटिक सेल्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंटेंसिव फैक्टर का स्राव करती हैं। ये इंटेंसिव फैक्टर जो होता है ये विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स के अवशोषण में सहायक होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव कौन करता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएँ करती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव के से ही जो हमारा भोजन आमाशय में जाता है और 4 से 5 घंटे वहाँ रहता है, तो वो अम्लीय माध्यम में इसी की वजह से हो जाता है। तो प्रोएंजाइम, और दूसरी बात ये होती है कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जब तक HCl के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तब जब वो पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है तो वो पेप्सिन नामक हार्मोन एंजाइम्स में परिवर्तित हो जाता है। ये पेप्सिन नामक एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी सक्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है।
तो जठर ग्रंथि में थोड़ी सी लाइपेज की मात्रा भी पाई जाती है जो वसा के पाचन में सहायक होती है। यहाँ देखिए पेप्सिनोजन HCl के, ये देखिए पेप्सिनोजन, ये देखिए पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आया, संपर्क किया तो पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। ये पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ये कहा जाता है कि प्रोटीन्स का पाचन आमाशय में आंशिक रूप से होता है। और जो नवजात होते हैं उनमें जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाता है। पाचन दूध में तो इसका भी रेनिन जो होता है वो भी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम होता है प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में सक्रिय अवस्था रेनिन में आ जाता है। इसके बाद मिल्क प्रोटीन कैसिन, जो मिल्क प्रोटीन कैसिन होगा, ये कैसिन क्या है? मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन है कैसिन। ये रेनिन का जब इस पर क्रिया होगा इस पर, तो ये पैरा कैसिन और वे कैसिन में परिवर्तित हो जाएगा। तो पैरा कैसिन जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम पाया जाता है दूध में, तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट होगा। अब कैल्शियम पैरा कैसिनेट पेप्सिन की उपस्थिति में फिर क्रिया करेगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पेप्टोन्स में। यानी अभी भी प्रोटीन्स का पूरी तरह पाचन नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कि प्रोटीन्स का पाचन आमाशय में आंशिक रूप से ही होता है। अब यकृत के बारे में आप लोग को पूरी तरह से डिटेल में हमने बताया है कि पित्तरस का स्राव यकृत से होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अग्नाशय रस का स्राव ग्रहणी में होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है और ये कायम की को क्षारीयता प्रदान करता है। यानी जो अम्लीय माध्यम में भोजन रहता है वो जब ग्रहणी में आता है तो क्षारीय माध्यम में बन जाता है। और वसा का एक और काम है, इमल्सीकरण करता है, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और लाइपेज नामक एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ये पित्त रस का काम है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लिक एंजाइम है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित होने वाला जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है, एंटीरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है और अग्नाशयी रस से स्रावित होने वाले और एंजाइम को भी सक्रिय बनाता है। तो जो ट्रिप्सिनोजन पे एंटीरोकाइनेज नामक एंजाइम का जब प्रभाव होता है तो वो ट्रिप्सिन में बदल जाता है और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन के साथ क्रिया करके इसमें बदल देता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो कीमोट्रिप्सिनोजन जब ट्रिप्सिन इस पर क्रिया करता है तो इसको कीमोट्रिप्सिन में बदल देता है, एक्टिव फॉर्म है। जिस तरह से ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था और ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म था, एंटीरोकाइनेज की उपस्थिति में ये सक्रिय अवस्था में आया, फिर प्रोटीन से अभिक्रिया करके पेप्टाइड्स बनाया। उसी तरह से कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कीमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन इस पर क्रिया करके सक्रिय अवस्था में इसको लाता है, उसका नाम बदल जाता है, तो उसका नाम हो जाता है कीमोट्रिप्सिन। पेप्टाइडेज नामक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईपेप्टाइडेज और एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोज, ये 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं और ट्रिप्सिन या कैमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में डाईपेप्टाइड में ये कन्वर्ट होते हैं। तो डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं और फिर शेष जो जिन प्रोटीन का पाचन यहाँ हो जाता है, फिर जो बचे हुए प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ होगा? वो होगा आगे छोटी आंत में आंतरिक रस से निकलने वाले एंजाइम की सहायता से। अब इसके बाद आता है काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज
द्वारा डाइसैकेराइड्स में जल अपघटित होता है। देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एंजाइम है अग्नाशयी रस में, उसका नाम है अग्नाशयी एमाइलेज। क्योंकि यहाँ अग्नाशयी एमाइलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार से स्रावित होने वाले एंजाइम टाइलिन कहिए, चाहे लारीय एमाइलेज कहिए या सेलेवरी एमाइलेज कहिए, एक ही बात है। तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च बड़ा अणु होता है ये पॉलीसेकेराइड, और एमाइलेज की जब क्रिया होती है तो छोटे अणु में टूट जाता है, डाइसेकेराइड में टूट जाता है। ये माल्टोज इसका उदाहरण है, माल्टोज में टूटता है। ठीक, वसा पित्त की अंत में इसको 6 कार्बन वाले शर्करा ग्लूकोज में ही टूटना है, जो कि मोनोसेकेराइड है आगे चल के। तो वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा डाई और मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है लाइपेज। अग्नाशयी रस के न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियस के एंजाइम की क्रिया होगी तो किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। यही क्या होता है, इसके बारे में जब हम अनुवांशिकी चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टर्न को हम इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।